नमस्कार, आज बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी बाढ़ की मार से करहा रहा है। 27 जिले जलमग्न हो चुके हैं। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक हाहाकार मचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है और बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री इस वक्त राशन वितरित कर रहे हैं। यूपी के मुखिया का उड़न खटोला रोज बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंडरा रहा है। जो भी जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहां खुद सीएम योगी जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जान रहे हैं, साथ ही राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ में अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने आज अफसरों के साथ फिर बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि बाढ़ वाले जिलों के हालात पर लगातार नजर रखी जाए, नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जाए। सभी प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान एक्टिव मोड में रहें। नौकाएं, राहत सामग्री के प्रबंध पहले से कर लिया जाए। राहत एवं बचाव कार्य में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अफसरों को सीएम योगी का निर्देश साफ है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें सरकार की ओर से सभी मदद मुहैया कराई जाए। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। यूपी के करीब सभी बड़ी नदियां फिलहाल उफान पर हैं, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि इसके बीच यूपी के मुखिया खुद जमीनी हालत को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि बाढ़ की वजह से लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस आया। ऐसे में एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नदी किनारे बसे हुए जितने भी निवासी हैं, जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज के सलोरी में एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाएं। गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने प्रयागराज को पानी पानी कर दिया है। निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हैं कि घर, मकान, दुकान सब पानी से लबालब हैं। छत से निगाहें जिस ओर जाती हैं, सिर्फ जल सैलाब ही नजर आता है। अतिशीघ्र जाने का कष्ट करें। बहुत तेजी से नदी का जलस्तर। प्रयागराज का ये सलोरी इलाका है और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। जो बाढ़ में फंसे लोग हैं, जिनके घरों में पानी पहुंच गया है, वो सब परेशान है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से लोगों को उनके सामान के साथ निकाला जा रहा है। पूरी एनडीआरएफ की यहाँ कई यूनिट काम कर रही है लगातार, जो लोगों की पूरी हर तरह से मदद कर रही है। चाहे वो उनको पानी मुहैया कराने की बात हो या बिस्किट मुहैया कराने की बात हो, हर तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिन सड़कों पर कार, बाइक चलती थी, आज वहां नाव का सहारा है। लोगों का आशियाना बाढ़ में डूब गया है। ऐसे में इन पीड़ितों के लिए भगवान बनकर आए हैं एसडीआरएफ के जवान, जो स्टीमर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हम संगम नगरी प्रयागराज के छोटा बगाड़ा इलाके में हैं और देखिए ये वही इलाका है जहां पर ये मोहल्लों में पानी घुस गया है। लोगों के कई 2-2 मंजिला इमारतें जो मकान हैं वो पानी में डूब चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार इन गलियों में गश्त कर रही है। ये वही गलियां हैं जहां पर आम दिनों में रोज फर्राटेदार मोटरसाइकिल और कार घूमा करती थी, लेकिन आज गंगा के जलस्तर बढ़ने से यहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर गया है। लोग हलाकान हैं, परेशान हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के जवान हैं जो दिन रात लगे हुए हैं इसमें लोगों की मदद करने के लिए। प्रशासन द्वारा जो भी सहूलियतें हैं उन तक पहुंच सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं और जनता को क्या क्या समस्याएं अभी आ रही है, कैसे दूर कर रहे हैं? जैसे अभी आपके सामने कॉल आया तो हम लोगों के पास कॉल आते रहते हैं कि हमें इस जगह से बाहर निकलना है क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी एक दिन और लगभग बढ़ सकता है और अभी सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों ने लगभग 22 लोगों को इवैक्यूएट किया है इस एरिया से। प्रयागराज में आई बाढ़ से शहरी क्षेत्र के करीब 30 मोहल्ले प्रभावित हुए हैं। यहाँ छोटा बगाड़ा जैसे मोहल्ले तो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहीं दरियाबाद, सलोरी, राजापुर, अशोकनगर जैसे रिहायशी इलाके भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गंगा यमुना के रौद्र रूप से दहशत का माहौल है। रहने की बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, परीक्षा देना है, आगे परीक्षाएं हम लोग की, तो इससे बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। एक हफ्ते के आसपास से गंगा जी का स्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लगभग 1000 के घर के आसपास जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने के लिए आए हुए छात्रों को बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। फिलहाल गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिन प्रयागराज के लोगों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं। हालांकि निचले इलाके में रहने वाले अधिकतर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बाकी जो बचे हैं उन्हें भी एसडीआरएफ के जवान स्टीमर के जरिए बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। विवेक पांडे, प्रयागराज, हिंदी खबर। 2022 से पहले बीजेपी ने किसान आंदोलन को फीका करने और राकेश टिकैत की रणनीति को फेल करने के लिए एक प्लान बनाया है, जिसमें बीजेपी के नेता किसानों के बीच जाएंगे, चौपाल लगाएंगे। ये चौपाल छोटी होंगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने का सरकार का ये लक्ष्य है, ताकि 2022 का चुनाव फतेह किया जा सके और किसानों की नाराजगी को दूर किया जा सके। टिकैत के लिए बीजेपी की काउंटर नीति तैयार। चौपाल लगाकर फीकी करेगी आंदोलन की धार। 2022 को लेकर बीजेपी नेताओं ने कसी कमर। वेस्ट यूपी में परखेंगे किसान आंदोलन का असर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसान आंदोलन की काट खोज ली है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत से निपटने के लिए बीजेपी ने काउंटर नीति तैयार कर ली है। चूंकि राकेश टिकैत का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, इसलिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान, यूपी के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा, राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यसभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। ये नेता गांव-गांव में चौपाल लगाकर किसानों से संवाद करेंगे, किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगे, किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान और किसान सम्मान निधि का गुणगान करेंगे और किसान आंदोलन की धार को फीका करने की कोशिश करेंगे। 104 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बीजेपी लगाएगी चौपाल। 16 से 25 अगस्त तक यूपी के गांव-गांव में लगेगी चौपाल। बड़ी चौपाल की जगह खाट चबूतरों पर चौपालें लगाई जाएंगी। चौपालों से किसान आंदोलन के असर को टटोलेंगे बीजेपी नेता। टिकैत के असर वाले वेस्ट यूपी पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस। लखनऊ में किसान पंचायत करने की तैयारी कर रही है बीजेपी।
गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी के जाट किसान इस आंदोलन की जड़ में हैं और बीजेपी के लिए यही चिंता की बात है, क्योंकि ये जाट किसान 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। वहीं अगर पूरे पश्चिमी यूपी की बात करें तो तकरीबन 120 विधानसभा सीटों पर आंदोलन का असर पड़ सकता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आला कमान रत्ती भर भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसलिए किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल को खत्म करने और राकेश टिकैत के असर को कम करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उधर राकेश टिकैत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में होने जा रही किसानों की महापंचायत को सफल बनाने के लिए राकेश टिकैत ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी और टिकैत के बीच छिड़ी इस जंग में विपक्षी पार्टियां भी मौका तलाश रही हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और बीजेपी टिकैत और विपक्ष पर हमला बोल रही है। ये सभी को पता है कि कांग्रेस सरकार में जो किसान क्रेडिट कार्ड थे उन पर 4% ब्याज था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर 7% कर दिया। गन्ना किसानों का आज भी 14,000 करोड़ बकाया है और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है कि वो किसानों के लिए चौपाल लगाएंगे, यात्रा करेंगे। सच्चाई सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं। सिर्फ और सिर्फ कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, पूरा ध्यान इसी पर है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इनको इतना छला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे में पुनः नहीं आने वाले हैं। आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनके बीच किस मुंह से जा रही है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है आखिर? इस समय विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वो है जो हमारे किसान भाई हैं उसको भ्रमित करने की भूमिका निभा रहा है। उसके पास कोई विकास के मुद्दे तो है नहीं। तो हम भी उसी कड़ी में हम किसानों के बीच में जा रहे हैं और उनको हम बताएंगे कि हमने कौन कौन सी योजनाएं उनके हित के लिए की है। अभी ये चुनाव हाल ही में होकर चुका है और उसमें हमारे पक्ष में सारे निर्णय आए हैं। तो मुझे लगता है जो इस समय जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक आंदोलन है। वहाँ किसान नहीं है, जो किसान भाई है हमारे खेतों में है वहाँ खेती पे ध्यान दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की काउंटर नीति टिकैत को रोक पाएगी? क्या बीजेपी नेताओं की चौपाल किसान आंदोलन को फीका कर पाएगी? क्या बीजेपी की सियासी खाट पर बैठेंगे जाट? लखनऊ से विक्रम राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठने लगी है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी इसका पुरजोर समर्थन करके बीजेपी को फंसा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर अगला कदम क्या उठाती है। अगर हम बात करें 31 के जनगणना की तो उस समय भी ओबीसी 92% था और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहां होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये हैं बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने लोकसभा में जातीय जनगणना की मांग कर अपनी ही पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। अभी तक सपा मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल ही जातीय जनगणना कराने की आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब सदन में जातीय जनगणना की मांग कर संघमित्रा मौर्य ने पार्टी को हैरान कर दिया है। निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से ये मांग है और अगर ऐसा होता है भविष्य में तो पिछड़े वर्ग को निश्चित तौर पर इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो मुझे भी ऐसा यूपी को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग अभी पिछड़ा हुआ है, कुछ एक दो समाज को छोड़ करके, और अगर जातिगत जनगणना होती है तो उससे ओबीसी को फायदा होने वाला है। संघमित्रा मौर्य अपनी मांग पर कायम हैं। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब इस मसले पर क्या करती है। लेकिन फिलहाल जातीय जनगणना पर यूपी से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सपा और आम आदमी पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है।
कि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के दबाव बना रही सरकार पर कि आप जाति जनगणना कराइए, और आज से नहीं, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब भी मांग कर रही थी, आज भी मांग कर रही है समाजवादी पार्टी। नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है, या उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का घटक दल अपना दल है उनके नेता जो बात कर रहे हैं, वही बात तो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो ये साफ कर दिया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनेगी, हम उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा लेंगे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने चाहिए। और जहां तक इनके ओबीसी बिल का सवाल है, आप मुझे बताइए कि पिछड़ों और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा दमन करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब चुनाव के पहले नौटंकी कर रहे हो आप। देखिए, चूंकि जाति जनगणना 2011 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने कराई थी। 14 में सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस जाति जनगणना को पूरी तरह बंद कमरों में, बंद फाइलों में बंद करके डाल देने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से यह मांग किया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना की मांग करने वाली पार्टियां इसके जरिए सबके विकास का हवाला दे रही हैं। इसकी मांग करने वाले दलों का दावा है कि जातिगत जनगणना से सभी तबकों का विकास होगा। किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है, इसका पता चलेगा। वास्तविक स्थिति का पता कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए उनके कल्याण के लिए ठीक ढंग से काम हो सकेगा। पार्टियों को अपना समीकरण और चुनावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सियासी दल जातीय जनगणना में अपना फायदा देख रहे हैं। जब किसी इलाके में खास जाति के होने का पता चलेगा, तभी सियासी पार्टियां उसी हिसाब से मुद्दों और उम्मीदवारों के चयन से लेकर अपनी तमाम रणनीतियां बना सकेंगी। लेकिन फिलहाल जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी चौतरफा घिर रही है। पहले विपक्ष और अब सहयोगी दल ही इस मसले पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, और अब पार्टी के अंदर से भी इसकी मांग उठने लगी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार का इस मामले पर क्या रुख होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी हर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। केंद्रीय मंत्री जनता के बीच जाएंगे, सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इस बार भी क्या जनता का आशीर्वाद मिलेगा? रिपोर्ट देखिए। यूपी के सियासी अखाड़े में भगवा पताका लहराने के लिए बीजेपी हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रही है। चुनावी मैदान में विरोधियों को कैसे पटकनी देनी है, इसके लिए हर हथियार का बखूबी प्रयोग हो रहा है। इस बीच पार्टी ने जनता के बीच जाने और उन्हें लुभाने के लिए नया तरीका इजाद दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि 16 से 18 अगस्त तक केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मंत्री 3 दिन अलग अलग जिलों की यात्रा करेंगे। एक मंत्री 300 से लेकर 400 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस दौरान गांवों में प्रवास भी करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे। साधु संतों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों, शहीदों के परिजनों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सियासी नब्ज टटोलना चाहती है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री यात्रा निकालेंगे वो बीजेपी अध्यक्ष को जनता के रुझान के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी।
सभी मिलकर इस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता के समक्ष जाकर आशीर्वाद लेंगे देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और जन जन तक इस यात्रा के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां, सरकार ने जो ऐतिहासिक गोल्डन काम देश के अंदर किए हैं और खास तौर पर देश के गरीबों के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों का मसीहा बनकर, चाहे वो कोविड का भयानक महामारी का समय था, उसमें 80 करोड़ परिवारों तक भोजन पहुंचाने का काम हो, 20 करोड़ बहनों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम हो, चाहे पीपीएफ सभी माध्यम से देश को इस विपदा से निकालने का काम हो। फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र भी खत्म हो चुका है। ऐसे में 16 से लेकर 18 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर बीजेपी यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खूब फजीहत के बाद बीजेपी ने पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन विपक्ष इस पर जमकर चुटकी ले रहा है। अब आगे फजीहत से बचने के लिए पार्टी आलाकमान ने एक बड़ा फैसला किया है कि किसी भी सदस्य को बीजेपी में शामिल करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी उसके कैरेक्टर की जांच करेगी, उसके बाद ही बीजेपी की सदस्यता मिल पाएगी। रिपोर्ट देखिए। यही वो दो बवाली नेता हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने पर खूब सियासी बवाल हुआ था। एक नाम है जितेंद्र सिंह बबलू, जिन पर 2009 में प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर फूंकने का आरोप लगा था, और दूसरा नाम है गैंगस्टर अरविंद राज त्रिपाठी, जिसे भाजयुमो ने प्रदेश मंत्री बना दिया था। बीजेपी में इन बवालियों की एंट्री ने पार्टी की खूब फजीहत कराई। इन्हें शामिल करने पर अपने ही नाराज हो गए। जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल करने पर रीता बहुगुणा जोशी तो खुलकर विरोध जताने लगी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक शिकायतें पहुंचाई, जिसके बाद बीजेपी ने बबलू को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस दौरान पार्टी की खूब फजीहत हुई। यही वजह है कि अब प्रदेश नेतृत्व एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। पार्टी ने तय किया है कि बाहरी नेताओं को सदस्यता दिलाने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी कैरेक्टर की जांच करेगी, इसके बाद ही उसे पार्टी में शामिल कराया जाएगा। बीजेपी की स्क्रीनिंग कमेटी में 5 वरिष्ठ नेता होंगे। 5 सदस्यों की कमेटी सदस्यता अभियान पर अपनी पूरी नजर रखेगी। कमेटी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की कुंडली खंगालेगी। आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी पता लगाया जाएगा। समाज में इनकी छवि के बारे में भी पता लगाया जाएगा। फिलहाल जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी खुश हैं और आला कमान के फैसले का स्वागत कर रही हैं। वहीं इस पूरे मसले पर विपक्ष बीजेपी की चुटकी ले रहा है। मैंने जानकारी मुझे मिली तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा, उनसे फ़ोन पे बात की और सारे तथ्य से का वृत्तांत उनको भेजा और उसकी एक प्रतिलिपि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेजी। इतनी जल्दी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जांच करी और जांच करके निर्णय लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और मैं स्वीकार करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखती है, उनको संरक्षण देती है और इतना त्वरित कार्रवाई करती है। तो उन्होंने कार्रवाई की, मैं उसका उनको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि हिंसा जिन्होंने की थी, जिन्होंने आपराधिक घटना को अंजाम दिया था, उन्हें पार्टी ने हटाया है। जो हालात हैं उत्तर प्रदेश की, जितने अपराधी हैं, जितने बाहुबली हैं, जितने लोगों पर एलिगेशन लगे, अगर महिलाओं के साथ अन्याय के, अत्याचार के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने निकल कर आए। ये सरकार पूरी तरह और सरकार में बैठे लोग पूरी तरह जनता के सामने प्रदर्शित हो चुके हैं। इनके जाने का समय आ गया। बहरहाल बीजेपी ने जितेंद्र सिंह को बाहर का रास्ता दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि साफ सुथरी छवि रखने वाले लोग ही बीजेपी का हिस्सा होंगे। लेकिन इससे पहले 2 बवालियों को बीजेपी में शामिल करने के फैसले ने चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए इसी के साथ 8 बड़ी खबरों में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।